नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, जो कि 28 मई को है। और जो संस्था ये कराती है, जिसको केंद्रीय भर्ती अभिकरण के नाम से जानते हैं, उसको हम शॉर्टकट में यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर युवा का सपना होता है। और ये 3 स्टेप में प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 चीज़ों के एग्जाम कराती है। एक तो होती है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। और दूसरी होती है केंद्रीय सेवा, ठीक है। और तीसरी में अगर राज्य कोई इसको सेवा सौंपता है, जैसे तुम्हारे जितने संघीय क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके संबंध में जो भी पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं, वो सारी कराती है, ठीक है। तो केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ठीक है। इसके बारे में जो भी संवैधानिक प्रावधान है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला वीडियो था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के था, वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज इसके बारे में बात करते हैं। देखो, यूपीएससी केंद्रीय अभिकरण है, भर्ती अभिकरण है, संस्था है, और ये स्वतंत्र है एवं संवैधानिक है, ठीक है। संवैधानिक संस्था है। इसकी जो संविधान में जगह दी गई है, वो भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक बताया गया है। इसके अगर ऐतिहासिक प्रक्रम में जाएं, अगर इसका इतिहास को खंगालें, तो 1919 का आपको एक्ट याद आ रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या उसको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, शायद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके माध्यम से क्या किया गया था, ठीक है, उसी के माध्यम से पहली बार इसकी एक संकल्पना की आधारशिला रखी गई कि करण होगा। और फिर एक ली कमीशन का गठन किया गया था। ली कमीशन बना था 1923 में, और 1926 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर 1926 में क्या किया गया, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे महान एक्ट जिसको कहा जाता है, जिसका हमारे संविधान में लगभग 70% भाग इसी का है। तो इसमें एक फेडरल लोक सेवा आयोग की बात की गई, और इसी फेडरल लोक सेवा आयोग को 1947, ठीक है, 1 जनवरी 1947 को संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम 1947 में पड़ा, 1935 में फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, और 1926 में ली कमीशन की सिफारिश और 1919 के एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया, ठीक है। 1926 में इसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो शायद रास बारकर करके थे। और 1947 में, जनवरी 1947 में जब इसका नामकरण संघ लोक सेवा आयोग किया गया, तो एच के कृपलानी इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए इसके संवैधानिक प्रावधानों को एक एक करके समझ देते हैं, क्या इसकी संरचना है, कैसे काम करती है। तो देखो, जैसा कि आपको सभी सभी को पता है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, तो इसका मतलब इसकी स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और संवैधानिक निकाय होना चाहिए, ठीक। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, संविधान में इसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। तो आर्टिकल जो 315 है, वो क्या कहता है, आर्टिकल 315 के अंदर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की गठन की बात करता है। तो संसद क्या करेगी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अब देखो, 315 के तहत क्या किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात करी गई है, ठीक है। अब इसमें इसकी कार्य स्वतंत्रता, पदमुक्ति, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, इसमें एक अध्यक्ष होता है और प्लस अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में लगभग 11 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। और संविधान में संख्या निर्धारित नहीं की गई है, राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति देते चाहे वो बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ये इसको संख्या याद रखें ना रखें। तो देखो, आपको ये याद रखना है, एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है, और अन्य सदस्य होते हैं, और इसको बहुसदस्यीय निकाय कहते हैं, बहु निकाय, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज सबसे बड़ी आती है ना,
कि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में या नहीं पूछी जाती। देखो बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, जैसे वर्तमान के अध्यक्ष मनोज सोनी है, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। और कितने सदस्य की निकाय है, तो ये सारी चीजें बस इतना पूछ दिया जाता है कि मान लिया रॉन्ग क्वेश्चन है कि मान लिया आयोग में 3 सदस्यीय निकाय है या 5 सदस्यीय निकाय है या 10 सदस्यीय निकाय है, तो जनरली ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। तो ये आयोग क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इनकी स्वतंत्रता, अगर किया जा सकता है तो इनकी स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। बात समझ में आई ना। तो कौन से सदस्यों, देखो संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान में इनके सदस्यों या अध्यक्ष की क्या योग्यता होनी चाहिए ये कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसके भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर में कम काम करने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और संविधान ने राष्ट्रपति को इनकी सेवा शर्तें, ठीक है, और इनकी योग्यता निर्धारित करने का काम दिया गया है। इनका जो पद होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते ये, ठीक है। और 1963 में एक और प्रथा शुरू की गई, 1963 में क्या किया गया कि जो कार्यवाहक सदस्य होगा या कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की जाए उसका भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वो काम करने के लिए अनुपस्थित हो, ठीक है, अनुपस्थित हो, तो क्या किया जाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये व्यवस्था संविधान में नहीं थी, 1963 के माध्यम से इसको किया गया है। तो आपकी बात समझ में, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संविधान ने योग्यता को निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसा व्यक्ति हो कम से कम 10 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसने काम किया हो, और उसकी न्यूनतम एज की बात नहीं की गई है। ये कहा गया है कि उसका कार्यकाल जो होगा, ठीक है, कार्यकाल उसका होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है अध्यक्ष। ओके, सदस्यों का भी कार्यकाल यही है, लेकिन वो पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और वर्तमान में 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, 9 से 11, लेकिन आपको एग्जैक्ट संख्या याद करने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है, निष्कासन। भाई सदस्य को अगर रखा जाएगा तो निष्कासन भी होगा। तो निष्कासन देखो, या तो स्वयं त्याग पत्र दे दें, ठीक है, या फिर पागल अथवा दिवालिया हो। ये सारी चीजें दिवालिया, ठीक है, बैंक्रप्सी इसको बोलते हैं। पागल मेंटल आप समझते ही हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसा समझता है वो मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण काम करने के योग्य नहीं है, तीसरी कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। और एक है कि इसको निष्कासन और आधार पर किया जा सकता है कि अगर अक्षमता, एक तो अक्षमता ये है कि पागल अथवा दिवालिया हो या काम करने के अयोग्य हो, दूसरी एक कि अगर ये राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी ऐसी जगह अपनी पदावधि के दौरान नियोजन में है, ठीक है, और अपने पद के कर्तव्यों के बाहर से वेतन भी प्राप्त कर रहा है, कोई नियोजित है किसी उसमें काम कर रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, उसी तरह इसके पद से हटा सकते हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे, साबित कदाचार, ठीक है। इसके माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। और कैसे किया जाएगा, देखो उच्चतम न्यायालय में, देखो जब भी अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में ऐसी साबित कदाचार या कोई भी अक्षमता का आरोप लगाया जाएगा तो उसकी जांच को न्यायालय भेजा जाएगा। उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श अगर राष्ट्रपति को करता है तो ये बाध्यता है कि राष्ट्रपति को बर्खास्त करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पद त्याग के कैसे उपबंध है, देखो कार्यकाल 6 वर्ष 65 जो भी पहले हो सकता है, त्याग पत्र देके अपना पद छोड़ सकता है। दूसरा, पागल अथवा दिवालिया है या किसी अपने पद के दौरान किसी ऐसी जगह पर वेतन में लगा है जहां पर इसको वेतन प्राप्त हो रहा है, तो उस पदल पर इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अक्षमता है, मानसिक रूप से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि इसको क्या किया जाएगा। इसके लिए कोई ऐसे विशेष प्रावधान नहीं है, बस ये है कि अगर कोई भी ऐसा दाग लगता है
अगर कदाचार लगाया जाता है तो कदाचार की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करेगा, प्रेसिडेंट उस हिसाब से काम करेगा। ओके, ये बात समझ लेना कि इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात कही गई है कदाचार के आधार पर। और कदाचार कैसा, ये संविधान के अनुरूप वो काम नहीं कर रहा हो या किसी ऐसे नियोजन में लगा हुआ हो जो असंवैधानिक है ना, तो ऐसे कारण से इसको बाहर किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी जांच करके जो भी डिसीजन लेगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है। और कदाचार के बारे में यूपीएससी में जो इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कदाचार है उसके बारे में संविधान में बताया गया है। ठीक है। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है या किसी निगमित कंपनी में, ठीक है, या कंपनी के साथ मिलकर या किसी अन्य तरीके से वहां से किसी प्रकार के लाभ में भाग लेता है, तो ऐसी अब उसकी स्वतंत्रता की बात की जाए, ठीक है, कि कैसे हम मानेंगे कि आयोग स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता का ये है कि देखो, आयोग के जितने भी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, और उनको संविधान में वर्णित आधारों के आधार पर ही हटाया जा सकता है। कभी भी प्रेसिडेंट या सरकार अब किसी फर्जी आधार पर उनको नहीं हटा सकती। अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उसमें कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके, ये बात समझ लेना। पहली चीज तो उनको संविधान के उपबंधों के हद में नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात, उनकी सेवाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बेशक उनको राष्ट्रपति कर्तव्य सारी चीजें देते हैं, ठीक है, जो भी उनके वेतन और भत्ते होंगे वो भारत की संचित निधि, ठीक है, जो कंटिजेंसी फंड होगा, संचित निधि से होंगे, भारित व्यय होंगे और उन पर संसद में मतदान नहीं होता है। आपको सभी को पता है संचित निधि पर जो भी भारित व्यय होते हैं, भारित व्यय कौन से होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पेंशन, है ना, और उनका भत्ता जो भी मिलता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन, ना कि उनकी जो पेमेंट होती है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन उनकी पेंशन जो होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये सारी चीजें भारत संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। जैसे कैट को जो पेमेंट दी जाती है, उसके कार्यालय का जो खर्च होता है, सब भारित व्यय होते हैं, उस पर सदन में मतदान नहीं होता है। कार्यालय के बाद यानी जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या तो उसके 6 वर्ष पूरे हो गए या तो 65 वर्ष अगर उसके पूरे हो गए, तो उसका क्या किया जाएगा, वो भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं होगा, उसको किसी कार्यालय में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, जो देखो ये 6 वर्ष 65 वर्ष नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये अध्यक्ष के लिए है, ठीक है, लेकिन सदस्यों के मामले में ये कहा गया है कि सदस्य जो होगा, ठीक है, अगर वो बाहर जाता है, उसके 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो वो तो क्या कर सकता है, एक उसके पास ऑप्शन है कि यूपीएससी का वो अध्यक्ष बन जाए, दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिनको बोलते हैं, जैसे यूपीपीसीएस है, ठीक है, उसमें वो अध्यक्ष बन जाए। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नहीं आएगा, या कह सकते हो दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो स्वतंत्रता के संबंध में, और यही सारी चीजें आपसे, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यही सारी चीजें आपसे डिमांड की जाती हैं। तो ये सारी चीजें याद रखना। दूसरा ये काम ये करता है, देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस मिसगाइड करता है आपको, ठीक है। मिसगाइड करने का नितार्थ ये है कि वो ऐसी सारी चीजें पूछता है जहां पर आपको फंस सकते हैं। कार्य इसके क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विस है, आप सभी को पता है कौन कौन सी हैं, आईएएस है, आईपीएस है, और 1965 के आसपास शायद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को अखिल भारतीय सेवा की कैटेगरी में डाल दिया गया है। आप सभी को पता है, ठीक है, और जिसको नहीं पता वो नोट कर सकता है। और बाकी केंद्रीय सेवाएं, दूसरे स्तर पर केंद्रीय सेवा, ठीक है, इसके कार्यों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, इंटरव्यू वगैरह कराता है, साक्षात्कार, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक, 2 या मैक्स राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है, किसी ऐसी सेवा के लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थियों
अपेक्षित है उसके लिए संयुक्त भर्ती योजना के प्रवर्तन में सहायता करें। ठीक है, कोई भी अगर 2 या 3 राज्य अगर कैसा कर सकते हैं। और किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है। देखो, ये सलाहकारी निकाय है, एक याद रखना, सलाहकारी। ये केंद्र और राज्य सरकार को सलाह दे सकता है, लेकिन इसकी सलाह जो है वो बाध्यता नहीं है, केंद्र राज्य सरकार के लिए बाध्यता नहीं है। ये जितने भी अपनी सलाह है वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उनको सदन में रखवाता है। अगर राज्यों के संबंध में है तो वो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उनको सदन में रखवाएगा। बस ये इतना है कि अगर इनकी कोई सलाह नहीं मानी गई तो उसके संबंध में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, सदन को सूचित किया जाएगा कि इनकी सलाह क्यों नहीं मानी गई। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात की जाए और क्या काम है, तो सिविल सेवाओं पदों की नियुक्त करने के संबंध में, ठीक है, जो भी पदों की नियुक्तियां होती हैं उनके संबंध में प्रोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला, प्रतिनियुक्ति। अब भारतीयों की उपयुक्तता पर अगर वो उपयुक्त होते हैं तो क्या करेंगे, एक सेवा से जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक सेवा से जो दूसरी सेवा में सेकेंड स्टेज पे हो जाएगा, तो उसके संबंध में, ठीक है, जो प्रतिनियुक्त होती है, प्रतिनियुक्ति का मतलब कि मान लिया कोई आईएएस था, ठीक है, और वो किसी निदेशक के पद पर था, ठीक है, तो वो 5 साल के लिए सीबीआई में चला गया, ठीक है, उसकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई या किसी अन्य विभाग में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें वो आयोग के अनुमोदित करने का आग्रह करता है, किसको, संघ सरकार को, ठीक है। उसके बाद सिविल सेवकों के हैसियत काम सभी अनुशासनिक विषय, ज्ञापन अर्जी सहित जिसमें निंदा, वेतन वृद्धि देने से इनकार, पदोन्नत से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, सेवाओं रैंक में कमी, पदावनत भी होती है। आप आईएएस बन जाएंगे तो उसके बाद पदावनत भी हो सकती है, ठीक है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, बर्खास्त कर देना, ये भी सारे काम वो करेगा। अपने कर्तव्यों के निर्वाह, अगर विधिक कार्यवाही की जो भी प्रतिरक्षा उसके खर्च की अदायगी का दावा कर सकता है। अगर कोई भी मान लिया आईएएस है, ठीक है, उसको किसी लीगल प्रॉब्लम में कोई फंसा है तो उसकी ये काम भी कर सकता है, उसके लिए भी काम कर सकता है और उसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी करता है। अल्पकालीन नियुक्ति, 1 वर्ष से अधिक तक नियमितीकरण है अगर उनका, या कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम है तो वो कर सकता है। सेवा विस्तार व कुछ सेवा नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति संबंधित मामले भी देखता है। और कार्मिक प्रबंधन, चूंकि ये आयोग जो है कार्मिक प्रबंधन मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है भारत सरकार, तो उससे भी विषय देखता है। और ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी संबंधित रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसकी सीमाएं क्या है, देखो अब मेन आता है जहां पर यूपीएससी क्वेश्चन टारगेट करती है। देखो इसका काम सलाहकारी है, ठीक है। और जैसे रिजर्वेशन है ना, ये आपको पता है कि रिजर्वेशन किन किन ग्रुप्स को मिलता है। तो देखो जितनी भी तुम्हारी क्या कहती हैं ओबीसी समुदाय है, ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, एससी एसटी, ठीक है, 27, एससी को 14, 14.5, एसटी को 14%, 7.5, और ईडब्ल्यूएस अब आ गया तो इसके लिए कितना देता है, 10%, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन होते हैं ना, ये संबंधित विभाग तय करते हैं, ठीक है। ये संघ लोक सेवा इन पर परामर्श दे सकता है, थोप नहीं सकता। बात समझना, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले में, सेवाओं पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को आयोग प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य, उच्च राजनीतिक जो उच्च राजनयिक पद हैं, चाहे वो ग्रुप सी के हों, डी के हैं, ठीक है, उनके मामले में, या किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्ति हो, ठीक है, अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम धारण करता है, ठीक है, कोई भी ऐसे चीजें हैं, इनके मामले में सिर्फ ये सलाह दे सकता है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं बना सकता। बात समझना, ठीक है। ये सब इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर ओबीसी की बात आएगी तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान वो समझेंगे। एससी से बात आएगी तो अनुसूचित जाति आयोग, एसटी से बात आएगी तो अनुसूचित जनजाति आयोग, ईडब्ल्यू से
बात आएगी तो वो भारत सरकार समझेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संबंधित, मान लिया किसी कोई विभाग कुछ चीज है इसको दिया जाता है यूपीएससी को काम करने के लिए, वो कभी भी उससे हटा सकता है, ठीक है। संघ लोक सेवा से किसी पद को या सेवा को या किसी विषय को राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। और राष्ट्रपति को अगर मान लिया संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी परामर्श अगर आएगा तो उसको सदन में 14 दिन तक राष्ट्रपति को रखवाना पड़ेगा, वो एकदम है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मेरिट सिस्टम जो है, ठीक है, उसका प्रहरी यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन जो आता है उसके विभाग के अंतर्गत ये आता है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके कुछ ऐसे कार्य थे 1964 में जब सीबीसी का गठन हुआ तो इससे ट्रांसफर करके उनको दे दिए गए, तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। अब अगर आर्टिकल के हिसाब से बात की जाए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूपीएससी में तो आर्टिकल नहीं पूछे जाते लेकिन पीसीएस में आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, तो मैं आर्टिकल डिटेल कर देता हूं आपको, 2 मिनट का काम है, ठीक है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो देखो सबसे पहले 315 आता है, ठीक है। 315 क्या कहता है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा, संघ एंड राज्य के लिए लोक सेवा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त, ठीक है। ये स्पेशल प्रावधान है, ठीक है। संघ 315 के तहत केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य अपने स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी भी लगभग सेवा शर्तें वही हैं, बस वो केंद्र के संबंध में है, ये राज्य के संबंध में है, ठीक है। 316 क्या कहता है, सॉरी 316 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल उनका क्या होता है। तो नियुक्ति आपको पता है, अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात आएगी तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात आएगी तो राज्यपाल करेगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब राज्य के लोक सेवा के किसी सदस्य को हटाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, ओके। तो वो करेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग का राज्यों की अगर बात की जाए 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक होता है, ठीक है। 317 क्या कहता है, 317 कहता है सीधा सा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन कैसे होगा, ठीक है। तो 4 आधार हैं, एक तो वो त्यागपत्र दे सकता है, दूसरा अगर वो अक्षमता के कारण काम करने में असमर्थ है, तीसरा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अगर उसे पागल अगर दिवालिया हो, ठीक है, अन्य वैतनिक नियोजन, हाँ किसी नियोजन में लगा हो, ठीक है, या कह सकते हो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है या दुर्व्यवहार है, कदाचार है, इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो ये 317 कहता है, बात समझ में आ गई। उसके बाद 318 की बात की जाए तो सेवा शर्तों से संबंधित जो भी नियम कानून है वो कौन बनाएगा, तो उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति बनाएगा, राज्यपाल। तो देखो ये भी जो भी सेवा शर्तें बनती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के परामर्श से ही बनाई जाती हैं। अगर 320 की बात की जाए, 320 क्या कहता है, तो आयोग जो लोक सेवा आयोग के कार्य होंगे, क्या कार्य करेगा क्या कार्य नहीं करेगा, ठीक है, कार्य के बारे में बात की गई है। 321 की बात की जाए तो लोक सेवा आयोग का खर्च, सॉरी आयोग के जो कार्य होंगे, ठीक है, उनको विस्तारित करने की शक्ति इसमें निहित होगी। तो आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल के बाद, सॉरी 322 क्या कहता है, 322 का मतलब होता है लोक सेवा आयोग का खर्चा जो भी होगा, कार्यालय खर्चा होगा, विभाग का जो भी खर्चा होगा वो सब संचित पर भारित व्यय होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। 323 राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसके बारे में बता रहा था कि जो भी सलाह मशवरा होगा वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति 14 दिनों तक उसको सदन के समक्ष रखेगा। और अगर किसी मुद्दे पर सलाह उसकी नहीं मानी गई है तो राष्ट्रपति को ये बताना होगा कि वो सलाह, सॉरी संसद में मंत्रालय के संबंध में काम होता है तो संसद को बताना होगा, ठीक है, कि वो सलाह क्यों नहीं मानी गई। तो ये आपके सारे प्रावधान हैं
यानी भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर के 323, तो ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है एक्सिसाइज 009 करके, इस पे आ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।